देखो समझिए, गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है, जैसे एक कांच का एक खोखला गोला है। इस कांच के खोखले गोले को क्या किया जाए, काट दिया जाए। इस कांच के खोखले गोले को इस प्रकार काट दें, या ऐसे समझ लो। ये हो गया कांच का खोखला गोला, इसको दो पार्ट में काट दिया गया। ठीक है, इस पार्ट में इसके भीतर कलई कर दी गई, पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट। इसमें गोले के बाहरी सिरे पे कर दिया गया पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट। तो पहले जो डिफिनीशन क्या हुई कि गोली दर्पण जो होता है कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, कांच के खोखले गोले को काट के बनाया गया है, और जिसके एक तल पर क्या किया गया है, पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट। समझे? तो ये क्या है, पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या होगी, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, तथा दूसरा तल क्या कहलाता है, परावर्तक तल कहलाता है। इसका ये तल होगा परावर्तक तल, और इसका ये तल है परावर्तक तल। तो गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जैसा कि स्क्रीन में आपको डिफिनीशन दिख रही है, जिसके एक तल पर पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट है, और दूसरा तल क्या होता है, परावर्तक तल के होता है। कितने गोली दर्पण कितने होते हैं, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का देखा कि एक में क्या है, अंदर भीतर की ओर पारे की कलई की गई है गोले के, और बाहरी भाग परावर्तक तल है। दूसरे में देखा कि क्या है कि गोले के बाहरी भाग में पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट किया गया है, और भीतरी जो तल है वो परावर्तक तल है। तो जब जिस खोखले गोले में, तो गोली दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन से, उत्तल और अवतल। जिसमें क्या होता है, गोले प्रकाश का परावर्तन किससे होता है, प्रकाश का परावर्तक तल से। तो जिसमें प्रकाश का परावर्तन गोले के बाहरी भाग से होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। और जिसमें प्रकाश का परावर्तन गोले के क्या होता है, दबे हुए भाग या भीतरी भाग से होता है, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ये हो गया, तो ये हो गया गोली उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। अब देखो बात करें गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं की। तो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या होती है, देखो सबसे पहले हम अलग अलग बना रहे हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से गोल बना लेना। एक ये दर्पण हो गया, जिसमें क्या है, भीतरी पृष्ठ पे पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट है। ठीक है, और बाहरी भाग क्या है, परावर्तक तल है। दूसरा इसी तरीके बात करें, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या किया गया है, गोले के बाहरी भाग में पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट है, और भीतरी भाग क्या है, परावर्तक तल है। तो ये वाला आपको पता है कौन सा है, उत्तल दर्पण है, और ये कौन सा है, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये गोली उत्तल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। अब देखो, तो आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा पता है कि उत्तल दर्पण क्या होता है, कि वह गोली दर्पण जिसमें क्या होता है, गोले के का बाहरी भाग या उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, तथा भीतरी भाग में पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें क्या होता है, वह गोली दर्पण इसमें प्रकाश का परावर्तन गोले के भीतरी भाग से होता है,
ठीक है। और बाहरी भाग पे क्या होता है, पारे की कलेत व लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, क्या कहलाता है, गोली उत्तल दर्पण कहलाता है। तो उत्तल अवतल दर्पण कहलाता है। तो उत्तल और अवतल दर्पण आपको समझ में आ गया। अब जो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं की बात करें तो देखो सबसे पहले तो ये होता है इधर यहाँ पे ध्रुव, यहाँ पे होता है आपका वक्रता केंद्र, क्या यहाँ पे वक्रता केंद्र, ये क्या है यहाँ पे ध्रुव P, ये है वक्रता केंद्र C, ये क्या हो गई वक्रता त्रिज्या स्मॉल r, ये ऐसे रेखा खींची, इधर इसमें ऐसे रेखा खींची, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये क्या है, अभी इनकी परिभाषा बता रहे हैं, अभी केवल ऐसे हमने नाम दे रहे हैं। ये क्या है इधर मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया दर्पण का द्वारक, इसको क्या बोलते हैं दर्पण का द्वारक। ये क्या है दर्पण का द्वारक। अब देखो समझो, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, दर्पण के ध्रुव की। तो ये क्या था परावर्तक तल था ये पूरा, ये क्या है परावर्तक तल है, और परावर्तक तल का ये क्या है मध्य बिंदु है। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसको P से निरूपित करते हैं। ये बात समझ में आई। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से निरूपित करते हैं। इसके बाद बात करते हैं किसकी, वक्रता केंद्र C की। तो देखो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है समझ रहे हैं ना, ये किसका भाग था, गोली दर्पण खोखले गोले का कटा हुआ भाग था। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस खोखले गोले को केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से निरूपित करते हैं। समझ रहे हैं, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र का, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे C से प्रदर्शित कर दें। सबसे पहले ध्रुव पड़ा, ध्रुव क्या था, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या था, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, पूरे खोखले गोले, पूरे गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। बात करें वक्रता त्रिज्या की, जो ये है R वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वही परिभाषा जो वक्रता केंद्र की थी। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती। बात करें इस दर्पण के द्वारक की, तो जैसे इसका नाम M1 M2 रख दिया गया, ऐसे इसको दे दो M1 M2। ये है परावर्तक तल, और ये परावर्तक तल का व्यास है। तो जितना ये तल दे रहा था ऐसे, इसका ये क्या हो जाएगा व्यास, ठीक है। तो परावर्तक तल के व्यास को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये परावर्तक तल है, और परावर्तक तल का जो ये व्यास है वही क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये कह रहा है दर्पण का द्वारक। तो परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक समझ में आ गया। ध्रुव समझ में आया, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर किसकी बात की, दर्पण के द्वारक की। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष क्या है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो ये कुछ जनरल परिभाषाएं हो गई। अब बात करते हैं किसकी, मुख्य फोकस की। अब देखो क्या बात करते हैं दर्पण के मुख्य फोकस की। तो दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, देखो समझो।
ये वाला आपको दिख रहा है कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है? गोले के दबे हुए भाग या भीतरी भाग से होता है, तो ये भीतरी भाग है। ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। ये कौन सा दर्पण है? ये आपको दिख रहा है उत्तल दर्पण है। ये क्या है? इसका ध्रुव है। ये इसका ध्रुव है। अब बात करें किसकी? मुख्य फोकस की। तो मुख्य फोकस देखो क्या होता है कि ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये क्या है? मुख्य अक्ष। अब अवतल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, इसमें भी वही बात कर दें कि इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, अवतल दर्पण में क्या होता है? ये आकर मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में ऐसे परावर्तन होता है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली ये प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर, दर्पण से क्या हो रही? परावर्तित हो रही। दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, अवतल दर्पण में क्या होती हैं? मिलती हैं, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें क्या हो रही? यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। बात समझ में आई? तो बात करना है अवतल मुख्य फोकस की। तो मुख्य फोकस क्या है? दर्पण, ये दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के ये समांतर किरणें जा रही, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। जैसे जैसे फिगर में हमने बनाया है वैसे वैसे आपको सेम परिभाषा में लिखना है। तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये बात हो गई किसकी? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस कंप्लीट हो गई। बात करते हैं इसके बाद फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है? दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और इसे किससे निरूपित करते हैं? स्मॉल एफ से निरूपित करते हैं। क्लियर? तो होता क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी दर्पण की क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। और इसे किससे निरूपित करते हैं? स्मॉल एफ से निरूपित करते हैं। अब इसी में परिभाषा आती है फोकस तल की, कि फोकस तल क्या होता है। तो देखो, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाला, ये मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाला, जैसे करते जा रहे हैं वैसे ही परिभाषा आपको बताते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, जो कर रहे हैं वही लिखना है। मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत है, मुख्य अक्ष पर कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। ये क्या है? फोकस तल। क्लियर? तो क्या होगा कि दर्पण में मुख्य अक्ष से होकर गुजरने, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। ये बात हो गई फोकस तल की। तो आपने इसमें पढ़ा क्या? इस ग्राफ के जरिए आपने समझा, मुख्य फोकस समझा,
फोकस दूरी समझी और फोकस तल समझा। देखो गोलीय अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो देखो प्रतिबिंब बनाने के नियम में ये कौन सा है अवतल दर्पण, ये कौन सा है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश की किरण जा रही है, तो ये हमेशा कहाँ से होके जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाती है। और उत्तल दर्पण में क्या होगा कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से होती है, आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद देखो सेकेंड नियम की बात करें, सेकेंड नियम, तो सेकेंड नियम में अगर ये बात करें उत्तल दर्पण में, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। तो क्या होता है कि इसमें वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, अगर प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से, अगर और इसमें क्या हो रही है, अगर किस तरफ जा रही है, वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, तो क्या होता है दर्पण से टकराकर प्रकाश की किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, दर्पण से टकराकर प्रकाश की किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दूसरा नियम, तो प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम क्या था, पहले नियम में आपने पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जबकि दूसरा नियम क्या था कि वस्तु के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर क्या होती है, कहाँ से आती हुई प्रतीत होती, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दूसरा नियम हो गया। अब देखो तीसरे नियम की बात करें, तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या होता है, ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। अब क्या हो रहा है, यदि प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, प्रकाश की किरण किस ओर जा रही है, मुख्य फोकस की ओर जा रही है, इसमें समझे, प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, मुख्य फोकस की ओर जा रही है, तो दर्पण से परावर्तित होकर वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हो गई प्रकाश की किरण। ठीक है, बात समझ में आई। तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अथवा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम हो गया। फोर्थ नियम देखिए, वैसे ये तीन ही इंपॉर्टेंट नियम है, लेकिन फोर्थ नियम भी समझ लीजिए आप। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण क्या होता है, कहाँ से जाती है, ध्रुव पर तिरछा आपतित होती है। अगर प्रकाश की किरण कहाँ पे, ध्रुव पे तिरछा आपतित होती है, तो क्या होती है, वो परावर्तन के पश्चात भी क्या होती है, तिरछाई जाती है। मतलब यदि तिर्यक आपतित होती है तो वो परावर्तित होकर भी क्या होती है, तिर्यक ही जाती है, तिरछा ही जाती है। इस प्रकार बनाएगी, क्योंकि आपने प्रकाश के परावर्तन में आपने पढ़ा था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये कोण हमेशा क्या होंगे आपस में, आई इक्वल किसके होगा, आर के। क्लियर।
अब देखो ये तो आपने पढ़ लिया प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब बात करता है किसकी, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो 6 स्थितियों में बनता है। पहली स्थिति क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन में जब क्या हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु कहाँ पे, अनंत पर, अनंत दूरी पर स्थित है। तो देखो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है कि अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण। इसका ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव P। तो जब अनंत पर वस्तु रखी होगी इस प्रकार, ठीक है, तो इससे एक समांतर प्रकाश की किरण जाएगी, इससे एक समांतर प्रकाश की किरण जाएगी। और आपको पता है कि अभी प्रतिबिंब बनाने के नियम में पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होके जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये कहाँ पे बनाएगी, मुख्य फोकस पे। तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ पे बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और बिंदु के आकार का एक छोटा सा बन रहा है, बिंदु के आकार का बन रहा है। बात समझ में आई। तो जब वस्तु कहाँ पे होगी, अनंत पर स्थित होगी। ठीक है, यह मुख्य फोकस है, इधर प्रकाशिक है, ये हो गया ध्रुव। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी, फिगर आपको यहाँ से बनाना है, थ्योरी आपको वहाँ से नोट करनी है। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है मुख्य फोकस पर बनता है, बिंदु के आकार का बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। वास्तव में प्रकाश की किरणें काट रही हैं, तो इसलिए कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ठीक है, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखिए, दूसरी स्थिति देखिए, अभी कहाँ पे स्थित थी, अनंत से। अब अनंत से कुछ चली, और जब अनंत से चलेगी तो वस्तु कहाँ पे आ जाएगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। सेकंड नंबर, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। तो देखो ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया इसका ध्रुव। वस्तु कहाँ पे स्थित है, अगर ये यहाँ पे है F, यहाँ पे C, वस्तु इधर रखी है कहीं, तो फर्स्ट कंडीशन जो पहला जो होगा वो वस्तु कहाँ से होके जाएगा, प्रतिबिंब एक तो हो जाएगी प्रकाश की किरण कहाँ से होके, C से, और C से जो वक्रता केंद्र से होके जाती है वो आपको पता है कि उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण समांतर जाएगी, और समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होके जाएगी, ये समांतर है, बिल्कुल सीधी रेखा। तो समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होके जाती है, मुख्य फोकस से होके जाती है। मुख्य फोकस से होके जाएगी। तो ये प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है किसके, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु अनंत थी तब वस्तु का प्रतिबिंब बना था मुख्य फोकस पे, अनंत से आई थोड़ा इस तरफ, कहाँ पे आ गई, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। वास्तव में प्रकाश की किरणें काट रही है, तो इसका मतलब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ये अगर AB है तो यहाँ पे बनेगा A' B', या I', ये बन रहा है इधर। वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये कब आ गई, ये क्या कंडीशन थी, जब वस्तु कहाँ पे स्थित थी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित थी। अब इसके बाद बात करते हैं वस्तु कहाँ पे स्थित है, वक्रता केंद्र पर स्थित है। थर्ड नंबर, ये अवतल दर्पण, वस्तु स्थित है वक्रता केंद्र पर। ठीक है, अब वक्रता केंद्र पर जब वस्तु स्थित होगी तो एक तो प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी समांतर, ठीक है, और दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी। तो जो समांतर प्रकाश की किरण जाती है वो आपको पता है
कि समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से, और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये दोनों कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, तो यहाँ से जो लंब डालेंगे, अगर ये ए बी डैश बी है तो ये ए डैश बी डैश क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वस्तु के आकार का बन रहा है, और कहाँ पे बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर लंबाई का बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ये बात हो गई आपकी थर्ड की। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ की, जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पे स्थित है, जब वस्तु अनंत और जब वस्तु कहाँ पे स्थित है, वक्रता केंद्र और प्रकाश मुख्य फोकस के बीच या फोकस दूरी के बीच स्थित हो। तो मुख्य फोकस के बीच स्थित है और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया ध्रुवीय, ये हो गया वक्रता केंद्र से, ये हो गया मुख्य फोकस। वस्तु कहाँ पे स्थित है, इन दोनों के बीच में स्थित है कहीं पे। अब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो देखिए कहाँ पे बनेगा, एक प्रकाश की किरण ऐसे गई समांतर, वो ऐसे होके जाएगी, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण गई किससे, मुख्य फोकस से होकर, और मुख्य फोकस से अगर जो होके जाएगी वो इधर कहीं ऐसे जाएगी, तो ये इधर कहीं मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो गया, अनंत, इधर था अनंत, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये था ए बी, तो ये आ जाएगा ए डैश बी डैश। ये इसका फिगर हो गया। तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। वस्तु से आकार में बड़ा दिख रहा है आपको, तो वस्तु से आकार का बड़ा बनता है। वस्तु ऐसे है, ये नीचे की ओर बन रहा है तो उल्टा बनता है। और कैसा बन कहाँ पे बन और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो ये आपका हो गया फोर्थ। इसके बाद बात करते हैं फाइव में। फाइव में कहाँ पे अब स्थित होगी, अभी कहाँ थी, वक्रता केंद्र और प्रकाश मुख्य फोकस के बीच में, अब कहाँ पे स्थित होगी वस्तु, मुख्य फोकस पर। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो देखिए वस्तु स्थित है मुख्य फोकस पर, तो देखिए इसमें एक प्रकाश की किरण जो इसके समांतर जा रही है, तो समांतर जाने वाली प्रकाश किरण आपको पता है कहाँ से होके जाती है, मुख्य फोकस से होके जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकार जा रही थी कि ये कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र सी से। तो वक्रता केंद्र सी की से जाने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, इसकी ओर जाने वाली, वापस भी कहाँ से होगी, यहीं से वापस हो जाएगी वक्रता केंद्र से। ये दोनों कहीं मिलती हुई दिख नहीं रहे, मतलब अनंत पे मिलेगी जाके, ये मान सकते हैं। तो मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पर बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बन रहा है, नीचे की ओर मिलेगी जाके, ठीक है। वास्तविक बनता है, उल्टा, इस तरफ जितने प्रतिबिंब बनेंगे वो सब माने जाएंगे किसमें, वास्तविक है। जब दर्पण के उस तरफ प्रतिबिंब बनेंगे तो माना जाएगा क्या है, तो वो कैसे होंगे, आभासी होंगे। तो वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और ये बहुत दूरी पर मिलेंगी, तो बहुत दूरी पर वस्तु कैसी दिखेगी, बहुत बड़े आकार की दिखेगी, तभी देख पाएंगे। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। तो मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत पर बनता है अवतल दर्पण द्वारा, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से बहुत बड़े आकार का बनता है। ये हो गया फिफ्थ। अब बात करते हैं अंतिम। अंतिम अब कहाँ होगी, फोकस और ध्रुव के बीच में।
ये वस्तु रखी है। अब देखो समझो, आपको पता है कि जो प्रकाश किरण समांतर जाएगी वो कहाँ से होके जाएगी, मुख्य फोकस से, ठीक है। और जो प्रकाश की किरण कैसी होके जाएगी, ऐसी वक्रता केंद्र से, ठीक है। अब इन दोनों को ऐसे बढ़ाएंगे पीछे की ओर, तो ये कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे, ये पे मिल रही है, इस यहाँ पे किसी पॉइंट पे। तो ये वास्तव में तो नहीं मिल रही थी, ये प्रकाश किरण ऐसे गई टकरा के ऐसे वापस हो गई, ये प्रकाश किरण ऐसे गई यहाँ से टकरा के ऐसे मुख्य फोकस से होके जा रही, ये वास्तव में नहीं मिली। इनको जब हमने बढ़ाया, समझ रहे हैं ना, जब इनको हमने बढ़ाया तब ये दर्पण के दूसरी ओर मिली। और जब दर्पण के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। जैसे वस्तु थी वैसे ही प्रतिबिंब था, तो सीधा भी बन रहा है, वस्तु से आकार में काफी बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, वस्तु से आकार में बड़ा बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बनता है। तो ये दर्पण के पीछे हो गया। तो इस प्रकार अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होते हैं 6 प्रकार की कंडीशन में, स्थिति में बनते हैं, वो 6 आपने समझा, ये आपको कंप्लीट कर दें। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें।